हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक जजमानी व्यवस्था। देखो, कास्ट सिस्टम को हमने पढ़ लिया, तो अब बात आती है कि जो जातियां हैं इनके बीच में हमने पढ़ा कि संस्तरण होता है, इनके बीच में एक ऊंच नीच का क्रम होता है, एक व्यवस्था होती है। तो ये जो व्यवस्था है, ये जो संस्तरण है, ये किस तरीके से काम करता है, इनके बीच में रिलेशन कैसे होते हैं। तो इसी बात को दर्शाते हुए प्राचीन समय में एक व्यवस्था पाई जाती थी जिसका नाम था जजमानी सिस्टम। ठीक है, देखो पहले के टाइम में वस्तु विनिमय और सेवा विनिमय प्रणाली चलती थी। मतलब इतना ज़्यादा रुपए पैसे वाली चीज़ें फिर नहीं थी। तो वस्तु विनिमय और सेवा विनिमय प्रणाली पहले के टाइम में चलती थी। तो यहाँ पर क्या था कि लोग काम के बदले और सेवाओं के बदले चीज़ों को करते थे, लेन देन होता था कि जैसे हमारे यहाँ पे आपने कोई सेवा दी तो बदले में हम आपके वहाँ पे कोई सेवा देंगे, या फिर आपने हमारे यहाँ पे कोई सेवा दी तो बदले में हम आपको कुछ वस्तुएं देंगे। तो जातियों के मध्य में इस तरीके के संबंध थे। भारतीय जो ग्रामीण समाज था, वहां पर जातियों के बीच में पाए जाने वाली जो वस्तुओं और सेवाओं की विनिमय प्रणाली थी, यानी लेन देन की जो प्रथा थी, उसको हम कहते थे कि जजमानी व्यवस्था। ठीक, इसको ड्यूमा ने जजमानी व्यवस्था को आर्थिक प्रणाली के साथ साथ सांस्कृतिक अभिवृत्ति भी माना है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्थिक लेन देन ही जजमानी व्यवस्था में था, इसके साथ साथ हमारे कल्चरल वैल्यूज भी जुड़ी थी, क्योंकि जातियों के मध्य में संबंध थे और सांस्कृतिक रूप से ये जुड़े हुए थे। तो सांस्कृतिक अभिवृत्ति भी थी, अपने कल्चर को भी हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, जो हमारे रीति रिवाज थे उनसे बंधी हुई ये प्रथा थी। और इसमें वंशानुगत व्यक्तिगत संबंधों के माध्यम से श्रम का विभाजन होता था। मतलब पर्सनली जो जातियां थी वो कनेक्टेड रहती थी, और जो व्यवसाय थे वो वंशानुगत होते थे कि किसी के पूर्वज जो व्यवसाय कर रहे हैं तो अगली आने वाली पीढ़ी भी वही व्यवसाय करेगी। और इस तरीके से ये क्रम चलता रहता था। और श्रम विभाजन जो था वो भी यहाँ पर था, तो श्रम विभाजन भी ऐसे होता रहता था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी जजमानी व्यवस्था में। मतलब एक तरीके से वंशानुगत पेशा था, और वंशानुगत पेशे के आधार पर चीज़ें जो रिलेशन थे जातियों के बीच में वो होते रहते थे। योगेंद्र सिंह ने जजमानी व्यवस्था को एक ऐसी व्यवस्था माना जो गांव के अंतरजातीय संबंधों में पारस्परिकता पर आधारित संबंध द्वारा नियंत्रित होती है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पर इंटरकास्ट रिलेशनशिप की बात हो रही है, इंटरकास्ट जो दो जातियों के मध्य में जो संबंध होते थे उनके बारे में, और आपस में पारस्परिकता यानी एक दूसरे पे डिपेंड हो रहे हैं। सिर्फ एक ही जाति का महत्व नहीं है, सभी जातियों का महत्व है, और वो सभी एक दूसरे पर डिपेंड होकर के कार्य कर रही हैं। ऑस्कर लेविस ने कहा था कि इस व्यवस्था में गांव में प्रत्येक जाति समूह से अन्य जातियों के परिवारों के लिए कुछ विशेष निश्चित सेवाओं की व्यवस्था की गई थी। कुछ जाति समूह थे और जो दूसरे जाति समूह के लोग थे उनमें कुछ विशेष निश्चित सेवाओं की व्यवस्था की गई थी। रेड्डी ने इसको जजमान परिजन के नाम से संबोधित किया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इन शॉर्ट मैं आपको समझा देती हूँ कि ये होता क्या है, तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। देखो क्या होता था, ये जो जजमानी सिस्टम था अभी भी गांव में देखने को मिलता है, बट पहले के टाइम में तो बिल्कुल बहुत ही जड़ से जुड़ा हुआ था ये चीज़। अभी भी गांव में शादी ब्याह में ये चीज़ देखने को मिलती थी। तो इसमें क्या होता था कि एक होती थी सेवा देने वाली जाति, ठीक, सेवा देने वाली, और एक जाति होती थी जो कि जिसके वहाँ पर सेवा दी जाती थी, मतलब सेवा लेने वाली जाति। तो इनके मध्य में आपस में रिलेशन होते थे। और फिर जो सेवा देने वाली जाति होती थी, ये लोगों को या तो वस्तु कोई दी जाती थी बदले में, सेवा के बदले, या फिर उनके यहाँ पे सेवा ही कर दी जाती थी। सपोज दैट कि कोई ब्राह्मण परिवार है, उसके यहाँ पर शादी है, तो सेवा देने वाली जातियाँ जैसे कि नाई हो गया, धोबी हो गया, और जो कास्ट होती हैं, कुम्हार हो गए, ये जो आपके कहार हो गए, तो इस तरीके की जो कास्ट होती हैं, तो इन लोगों को सेवा देनी होती थी शादी में। तो जैसे नाई है, निमंत्रण बांटने का कार्य करता था, सेवा देता था, और जो धोबी होते थे कपड़े धोने का कार्य करते थे, और जो कुम्हार होते थे वो सारे बर्तन बनाने का कार्य करते थे, जो भी शादी में जितने भी बर्तन, क्योंकि तब मिट्टी के बर्तन चलते थे शादियों में, तो ये सारा कस्टम था। तो ये सेवा देने वाली जातियाँ सेवा देती थी,
जैसे शादी में सेवा दे रही हैं, या फिर वार्षिक कोई उत्सव हो रहा है, महोत्सव, कोई भी पर्व है उसमें। तो पर्व पर, त्योहार पर, शादियों में ये लोग अपना सेवा देती थी, और बदले में जिनके घर पर ये लोग सेवा देने जाती थी उनको कहते थे कि वो लोग हमारे यजमान हैं, ठीक है। तो ये लोग बोलते थे कि हम यजमान की वहाँ सेवा दे रहे हैं। तो यजमान उनको क्या देता था, इनको देता था या तो वस्तु कोई दे दी, जैसे कि शादी में कार्य कर रहे हैं तो कपड़े दे दिए, या अनाज दे दिया, या पैसे दे दिए। और पर्व त्योहार पर कोई चीज़ भेंट में इनको दे दिए, वस्तु दे दी कोई, या फिर कोई मतलब अनाज दे दिया या कोई चीज़, और इनको तिमाही छमाही पे अनाज दे दिया जाता था खेती से। तो ये सारी चीज़ें होती थी। और कभी कभी ये चीज़ें, वस्तु और जो अनाज है वो नहीं दिया जाता था, तो बदले में सेवा ही दे दी गई कि इन लोग ने सेवा करी। जैसे ब्राह्मण के वहाँ, तो ब्राह्मण ने क्या किया कि फिर जब इनके वहाँ शादी हुई तो उन्होंने शादी करवा दी इनकी, मतलब जो भी ब्राह्मण का कार्य होता है तो वो करवा दिया। तो इस तरीके से ये जो पारस्परिकता थी ये बनी रहती थी, अंतर्निर्भरता जातियों के बीच में, और एक श्रम विभाजन की व्यवस्था बनी रहती थी। तो रेड्डी ने इसीलिए इसको जजमान और परिजन का नाम दिया था, कि जजमान वो होते थे जो लोग सेवा लेते थे, मतलब जिनके वहाँ पे सेवा की जाती थी, और जो परिजन थे ये सेवा करते थे, यानी सेवा देने वाली जातियाँ परिजन और सेवा लेने वाली जातियाँ जजमान, ठीक। ये रेड्डी ने डिवाइडेशन किया था। ये जो जजमानी व्यवस्था थी, इस प्रथा का आधार था जातिगत पेशा, कि हर कास्ट का अपना एक निर्धारित पेशा होता था, और वो जाति उसी व्यवसाय को आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाती थी, कि पिता वही कार्य कर रहा है तो पुत्र भी उस कार्य को आगे बढ़ाएगा। और जिन जिन घरों में पिता सेवा दे रहा था उन घरों में आगे आने वाली पीढ़ी यानी पुत्र भी उन घरों में ओकेजनली या जब भी सेवा होती है तो वो सेवा देने जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें होती थी। अब देखते हैं जजमानी व्यवस्था की विशेषताएं। तो ये जो जजमानी व्यवस्था थी ये वस्तु सेवा के आदान प्रदान की व्यवस्था थी। एक तो पहली चीज़ कि वस्तु विनिमय और सेवा विनिमय का पर आधारित थी व्यवस्था। दूसरी चीज़ कि ऊर्ध्वाधर संबंधों की व्यवस्था थी, मतलब कोई भी चीज़ ऊर्ध्वाधर संबंधों पे आधारित थी। थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि संस्तरण वाली व्यवस्था, ऊंच नीच वाली व्यवस्था की, थोड़ा सा जो एक यजमान जो कहे जाते थे तो उनको थोड़ा सा ऊंचा माना गया, और जो परिजन थे तो उनको थोड़ा सा नीचे माना गया। तो ऊर्ध्वाधर संबंधों की व्यवस्था थी जातियों के मध्य में। और तीसरी जो विशेषता है वो है कि जातियों के मध्य अपेक्षाकृत स्थायी संबंधों की व्यवस्था थी। जो ये जजमानी व्यवस्था थी इसको अपेक्षाकृत स्थायी संबंधों की व्यवस्था कह सकते हैं। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चूंकि चलता रहता था ना, कि पिता सेवा दे रहा है तो फिर आगे पुत्र भी वही कार्य करेगा उन्हीं घरों में। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। चौथी विशेषता है कि ये जो व्यवसाय होते थे या जो ये व्यवस्था थी ये वंशानुगत होती थी। पांचवी विशेषता कि व्यावसायिक आधार पर जातियों के मध्य में संबंध होते थे। हर जाति का अपना पेशा निर्धारित था, व्यवसाय निर्धारित था, तो उसी के आधार पर फिर इन कास्ट के बीच में जो रिलेशनशिप थी वो डिवाइड थी। श्रम विभाजन इन जातियों के बीच में था, और जब श्रम विभाजन होगा तो जाहिर सी बात है कि एक जाति एक ही कार्य को कर पाएगी। तो इसको कहेंगे कि विशेषीकरण, मतलब एक विशेष कार्य में निपुणता। विशेषीकरण का क्या मतलब है? एक विशेष कार्य में निपुणता, की एक ही कार्य को आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, दूसरे कार्य को फिर आप उतना अच्छा तरीके से नहीं कर सकते। जैसे खाना बनाना आता है तो खाना ही बनाना बहुत अच्छे से आता है, या पढ़ाना आता है तो पढ़ाना ही बहुत अच्छे से आता है। तो ये चीज़ें, तो विशेषीकरण था। और फिर जब विशेषीकरण होगा तो अब दूसरी आवश्यकताएं पूरी होने के लिए आप दूसरे पर निर्भर होगे। तो फिर जातियों के बीच में अंतर निर्भरता भी थी। तो श्रम विभाजन, विशेषीकरण और अंतर निर्भरता की व्यवस्था थी जजमानी व्यवस्था, ठीक। तो ये तो हो गई विशेषताएं। अब थोड़ा सा देखते हैं कि जो जजमानी व्यवस्था थी इसमें पारितोषण के प्रकार क्या थे, मतलब जो पुरस्कार दिया जाता था वो कितने प्रकार से दिया जाता था, कैसे कैसे चीज़ें होती थी, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इस सिस्टम में
सेवा के बदले एक तो सेवा दी जा सकती थी, जैसा मैंने समझाया कि जैसे कोई सेवा करने वाली जाती है, तो अगर वो आपके वहाँ पे सेवा कर रही है तो पलट के आप हो तो आप भी उनके यहाँ पे कोई भी ओकेज़न होता है तो वहाँ पे आप सेवा, तो सेवा के बदले सेवा हो सकती थी। दूसरा, सेवा के बदले मासिक तौर पर, तिमाही यानी 3 माह पर, छमाही यानी 6 माह पर, या फिर सालाना यानी पूरे साल भर पर जजमानी के तौर पर कुछ चीज़ें दी जाती थी कि चाहे आप महीने के तौर पर ले लो, या फिर 3 माह पर, या फिर 6 माह पर, या फिर सालाना ले लो, तो उसको बोला जाता था कि जजमानी दे रहा है। तो जजमानी में क्या होता था कि जो सेवा करने वाली जातियाँ थी उनको मिलता था कपड़ा, अनाज या फिर कभी कभी पैसे, ये चीज़ें मिलती थी उनको जिनके वहाँ पे वो सेवा करने जाती थी उनके यहाँ से। फिर तीसरा तरीका हो सकता था कि उनको कुछ विशेष छूट दे दी जाती थी, जैसे कुछ कामों के बदले सपोज़ कि कोई सेवा करने वाली जातियाँ हैं और उनसे कोई जाति बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई, यानी उनके जजमान जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए, तो जजमान ने किराए का मकान उनको दे दिया, या पुराने कपड़े दे दिए, या फिर कोई भी चीज़ जॉब वगैरह में कोई करवा दिया, तो इस तरीके से विशेष छूट भी उनको प्रोवाइड करा दी जाती थी। 3 तरीके से इनको पारितोषण दिया जाता था जिससे ये व्यवस्था चलती रहती थी। सबसे पहले विलियम वाइजर एक समाजशास्त्री थे जिन्होंने करीमपुर गांव में सबसे पहले जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था। कौन सा गांव था? करीमपुर। विलियम वाइजर, इन्होंने सबसे पहले जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था। इनकी बुक का नाम था हिंदू जजमानी सिस्टम, ठीक है। इस वाली पुस्तक में इन्होंने किया था जजमानी व्यवस्था का अध्ययन। उसके बाद ऑस्कर लेविस, तो ऑस्कर लेविस ने भी किया था रामपुर गांव का अध्ययन। देखो, रामपुरा और रामपुर दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होना। ऑस्कर लेविस ने रामपुर गांव का अध्ययन किया था, ठीक है। तो रामपुर गांव का अध्ययन किया था ऑस्कर लेविस ने। इनकी बुक का नाम था एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ स्वीपर। इसमें तो इन्होंने ये जो अध्ययन किया था, ये किया था इन्होंने संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य से कि किस तरीके से जो स्वीपर लोग होते हैं उनका शोषण हो रहा है समाज में। तो संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य से इन्होंने ये अध्ययन किया था ऑस्कर लेविस ने रामपुर गांव में। फिर एस.सी. दुबे ने समीरपेट गांव का अध्ययन किया था और वहां पर देखा था कि ये व्यवस्था विद्यमान है। तो ये तो हो गए कुछ कुछ अध्ययन। अब हम थोड़ा सा देखते हैं जजमानी व्यवस्था के लाभ और इसकी हानियां। अगर विद्यमान थी तो क्या लाभ थे, और अब नहीं है तो क्यों नहीं है, कुछ हानियां होंगी। तो जजमानी व्यवस्था के लाभ, तो पहला पॉइंट है कि जो सेवा योजक जातियां थी, सेवा योजक जातियों को संकट काल के लिए एक तरीके की मानसिक सुरक्षा प्राप्त होती थी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है उन पर तो उनके जजमान उनकी मदद करेंगे। मतलब जो सेवा करने वाली जातियां थी, जैसे धोबी है, नाई है, कहार है, कुम्हार है, जो भी कास्ट थी सेवा करने वाली जातियां, उनको थोड़ा सा ये चीज़ रहती थी मन में कि कोई भी अचानक से विपत्ति आ जाएगी तो हमारे जजमान लोग हमारी मदद करेंगे, चाहे पैसे से हो या फिर किसी और तरीके से। तो ये एक तरीके की मानसिक सुरक्षा उनको प्राप्त होती थी। दूसरा पॉइंट है कि आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती थी। आर्थिक सुरक्षा मतलब पैसों की कोई कमी हुई, मतलब कुछ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो हमें जजमान से पैसे या फिर जजमान से अनाज मिल जाएगा, तो आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती थी। तीसरा पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा मिलती थी। मतलब समाज में अब चूंकि व्यवसाय भी निर्धारित हैं और उनकी स्थिति भी पूरी डिसाइडेड है, तो इस तरीके से उनको सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त होती थी। संगठनात्मक भावना का विकास होता था, क्योंकि देखो सभी लोग मिलजुल के कार्य करते थे ना। आप हमारे यहाँ कार्य कर रहे हो, हम आपके वहाँ फिर कार्य कर रहे हैं या आपको कुछ बदले में दे रहे हैं, तो संगठन मतलब एक भी फीलिंग आती थी कि हाँ हम सब एक ही हैं, और एक संगठनात्मक भावना का विकास होता था कि मिलजुल करके कार्य कर रहे हैं। और पांचवा पॉइंट है कि विशेषीकरण और अन्योन्याश्रिता बढ़ती थी जजमानी व्यवस्था में, कि जब एक ही कार्य को एक ही व्यक्ति कर सकता है तो बाकी कार्यों के लिए फिर दूसरे पर वो डिपेंड होगा। तो इस तरीके से उनके बीच में अन्योन्याश्रिता बढ़ती थी, ठीक है। तो विशेषीकरण और अन्योन्याश्रिता बढ़ती थी। जजमानी व्यवस्था की हानियां क्या हैं? तो देखो, हानियों की बात अगर हम करें तो जजमानी व्यवस्था में एक तो सामाजिक गतिशीलता का अभाव था। मतलब जो लोगों के बीच में आप कह सकते हो कास्ट एक तरीके से बहुत बड़ा बैरियर था कि व्यवसाय डिसाइड कर दिया, जन्मजात सदस्यता है, तो गतिशीलता कहाँ रह गई। एक बार जिसमें जन्म ले लिया उसी में फिर उसी को करते रहो पूरी लाइफ, फिर आपके बच्चे भी वही चीज़ करेंगे। तो सामाजिक गतिशीलता बिल्कुल भी नहीं रही, गतिशीलता का बिल्कुल अभाव था। दूसरा पॉइंट रूढ़िवादी व्यवस्था थी ये,
मतलब बहुत ज़्यादा परंपरावादी हो गई थी और बहुत ज़्यादा रूढ़ियाँ कुरीतियाँ आ गई थी इसमें जजमानी व्यवस्था में। तीसरा पॉइंट, जातिवाद का विकास होता था इससे। सब जातियाँ अपने अपने ही हितों का सोचने लगे, अपना अपना ही एक गैंग, एक ग्रुपिंग बना ले, तो जातिवाद का विकास होता था। बेगारी को प्रोत्साहन, मतलब बिना कुछ किए ही फालतू में आप उनसे बिना कुछ दिए ही ऐसे ही काम करवा रहे हो। बेगारी मतलब बिना कुछ दिए ही, कभी कभी उनको पैसे दे रहे हो, कभी नहीं दे रहे हो, तो ऐसे ही उनसे काम करवा रहे हो, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट की राष्ट्रीय एकता में बाधक, क्योंकि अब जब जातिवाद बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कि कोई भी जो संकीर्ण भावना है अगर वो बढ़ेगी तो राष्ट्रीय भावना के लिए खतरा होगा। तो यूनिटी जो थी, राष्ट्रीय एकता थी, उससे खतरे में पड़ती थी। तो ये हानियां थी, इस वजह से जजमानी व्यवस्था अभी काफ़ी कम है, फिर भी गांव में अभी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ा सा समझ लेना। एक, यजमान किसको बोलते हैं, तो यजमान मैंने समझा दिया, जो सेवा लेते हैं, जिनके वहाँ पर सेवा दी जा रही है। और कमीन कहा जाता था सेवा करने वाली जातियों को, जो सेवा देती थी, ठीक है। योगेंद्र सिंह ने जजमानी व्यवस्था से संबंधित एक कोटेशन दिया था कि जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतः संबंधित करती, मतलब जाति के जितने भी भाग थे उनको आदान प्रदान यानी लेन देन की व्यवस्था के आधार पर, इंटरेक्शन के आधार पर जोड़ती है, अंतः संबंधित करती है। तो ये चीज़ कही थी योगेंद्र सिंह ने। तो ये था आज का टॉपिक, जजमानी व्यवस्था। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहे, अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।